छात्रों, आज हम हिंदी में बस की यात्रा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने देखा कि जो लेखक हैं वे अपने कुछ मित्रों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे जबलपुर जाना चाहते थे। जबलपुर जाने के लिए उन्हें जो बस लेनी थी उस बस की हालत बहुत ही ख़राब थी, परंतु विवश होके, क्योंकि और कोई साधन उपलब्ध नहीं था और उनका अपने गंतव्य तक पहुंचना भी आवश्यक था, इसलिए न चाहते हुए भी बस की खस्ता हालत को देखते हुए भी उन्हें उस बस से सफ़र करना पड़ा। और उस सफ़र के दौरान उन्हें क्या क्या परेशानियां आई उसका अगला भाग हम आज देखेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। शब्दार्थ देख लेते हैं। सविनय यानी विनय पूर्वक। वक्त का अर्थ होता है समय। ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण। असहयोग यानी सहयोग ना करना। हिस्सा का अर्थ होता है भाग। दौर का अर्थ होता है युग या समय। गुजरना यानी बीतना। बॉडी अर्थात ढांचा। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि जब वे बस में बैठ रहे थे तब बस की हालत देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि क्या इतनी खटारा हालत में, जो इतनी खस्ता हालत में है, ये जो बस इतनी बुरी हालत में है, क्या वो बस चल भी सकती है। और बस कंपनी के हिस्सेदार कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं चलेगी, अपने आप चलेगी। तो जब वे बैठे तो सबसे पहले तो इंजन जो है वो ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। बस के सारे पुर्जे हिलने लगे, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगी और इतना कंपन होने लगा कि बस ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बस में बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो इंजन में ही बैठे हैं। और बस सच में आगे बढ़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब लेखक और उनके मित्रों को क्या लगा कि गांधी जी के समय में, यानी जब उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, अर्थात असहयोग आंदोलन कब हुआ था? सन 1920 में, है ना। और जलियांवाला हत्याकांड के बाद हुआ था। और अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, जब नमक कानून तोड़ा गया था। तो 1920-1930 में ये बस अवश्य जवान रही होगी। तो अब तो इसका बुढ़ापा आ गया है, तो उसे उस समय से ही प्रशिक्षण मिल चुका है कि किस तरह से हर परिस्थिति में उसे आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तो एक तरह का व्यंग किया गया है यहाँ पे कि उस समय इतनी सालों पहले ये ज़रूर जवान रही होगी। मतलब 1930 सम के ज़माने की ये बस है। हर हिस्सा यानी गाड़ी का, बस का हर भाग क्या कर रहा था? दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्से से लगा हुआ नहीं रहना चाहता था, अलग होने का प्रयत्न कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौर से गुजर रही थी। यानी जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, उस तरह का ज़माना जैसे वापस लौट आया है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो सीट थी जिस पे लेखक बैठे थे और जो उसका ढांचा था, सीट और जो ढांचा था वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। सीट अलग जा रही थी और बॉडी, उसका जो ढांचा था वो अलग ही जा रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है।
8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मील अर्थात क्या है? दूरी नापने की इकाई। जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, ऐसे मील का अर्थ होता है मील अर्थात लगभग 1.8 किलोमीटर के अंदाज में। भेदभाव का अर्थ होता है पक्षपात करना, मिटना यानी खत्म होना, और अचानक, एकाएक यानी अचानक। तो क्या हुआ? बस थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि क्या होता है, जो उसकी सीट और बॉडी थी वो दोनों अलग अलग जा रही थी, है ना। दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए नहीं थे। इतनी हालत ख़राब थी कि कहीं कांच टूट रहे थे, थोड़े बहुत ही कांच बचे थे, कांच भी टूटने को और गिरने को कर रहे थे। यहीं पर सीट अलग जा रही थी, ढांचा अलग ही जा रहा था। कभी सीट आगे खसकती तो कभी बॉडी आगे खसक जाती। जैसे तैसे करके जो लेखक है और उनके जो साथी थे वो जैसे तैसे कर सीट पर बैठने का प्रयत्न कर रहे थे। 8-10 मील चलने पर सारा पक्षपात ही मिट गया। थोड़ी ही दूर 8-10 मील चली ही होगी बस कि और एक समस्या उनके सामने आ गई। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है ना। और अचानक फिर क्या हुआ? अभी इस गहमा गहमी में थे ही, अभी कुछ समझने की सोचने समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक बस रुक गई। क्या हुआ? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। और फिर ड्राइवर ने क्या किया? ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया ताकि वो पेट्रोल नीचे न बह जाए। उसने पेट्रोल एक बाल्टी में निकाल लिया और अपने साइड में रख के, अपने पास ही उसे रखकर नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब जो लेखक थे वो क्या सोच रहे थे कि पहले तो कांच की हालत ख़राब थी, इंजन की हालत ख़राब थी, उसके बाद उन्होंने देखा कि सीट की हालत भी बहुत ख़राब है, दूसरा कि बस की जो गति थी वो भी कम थी, धीरे धीरे चल रही थी, और अब देखा कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें भी छेद हो गया। और उसके बाद भी ड्राइवर भी ये जानता था और इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ था। तो उसने क्या किया? बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और नली के इस्तेमाल करके वो इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। तो अब जो लेखक थे उन्हें और आश्चर्य हुआ और उन्होंने देखा कि अब ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार क्या करें कि इंजन को अपनी गोद में रख लें, जैसे माँ छोटे बच्चे को अपने गोद में बिठाती है और फिर क्या करती है, दूध की शीशी उसके मुंह में देती है। तो ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इंजन में और कुछ गड़बड़ी आ जाए। और जैसे ये क्या कर रहे हैं, ड्राइवर उसके मुंह में, ड्राइवर नली से इंजन में पेट्रोल डाल रहा है, वैसे कहीं जो बस कंपनी का हिस्सेदार है वो खुद इंजन को गोद में रख ले और फिर क्या करें, जैसे बच्चों के मुंह में माँ दूध की बोतल लगाती है, शीशी लगाती है, वैसे ये क्या करे, पेट्रोल इंजन में डाले। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। शब्दार्थ देख लेते हैं। भरोसा का अर्थ है विश्वास। ब्रेक फेल यानी ब्रेक ना लगना। दृश्य यानी देखने योग्य, जो बाहर हमें दिखाई देता है। लुभावने यानी मन को अच्छे लगने वाले। तो अब जब कि इंजन में नली से पेट्रोल भेजा गया, उसके बाद वापस से जब बस जो है वो चलने लगी तो बस की रफ्तार पहले से और कम हो गई थी। सिर्फ
15 से 20 मील हो गई थी। और अब जो लेखक थे उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से कांच, सीट, इंजन, पेट्रोल की टंकी इनके खस्ता हाल हैं, वैसे कहीं ऐसा ना हो कि अब ब्रेक फेल हो जाए या फिर स्टीयरिंग टूट जाए। अब जो लेखक थे उन्हें बस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा था। जैसे उनके मित्र ने कहा था ये तो अनुभवी बस है ना, वहीं अब इन्हें लग रहा था कि बस को कोई अनुभव नहीं है, बस की हालत ही ख़राब है और अब इसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बस का कोई भी हिस्सा टूट सकता है या उसमें कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। बाहर के जो प्राकृतिक दृश्य थे वो बहुत ही सुहावने थे, मन को भा लेने वाले थे। दोनों तरफ क्या थे, हरे भरे पेड़ थे और उन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। दुश्मन का अर्थ होता है शत्रु, इंतज़ार का अर्थ होता है प्रतीक्षा, झील का अर्थ होता है पानी का स्रोत, गोते लगाना अर्थात डूब जाना या डुबकी लगाना। तो जैसे कि लेखक ने कहा, बस के दोनों तरफ क्या थे, हरे भरे पेड़ थे और उन पर पक्षी बैठे हुए थे। जो बाहर का दृश्य था वो वाकई में बहुत ही सुंदर था, मनोहारी दृश्य था। परंतु बस की हालत के कारण अब लेखक और उनके मित्रों की हालत ख़राब हो रही थी। कैसी हालत ख़राब हो रही थी? कभी उन्हें कांच से डर था, कभी उन्हें सीट टूटने का डर था, जो आधी से ज़्यादा तो टूट ही चुकी थी। फिर आपने देखा कि पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल भी ठीक से नहीं जा रहा है, पेट्रोल की टंकी फूटी हुई है। जो ड्राइवर है उसने किस तरह से पेट्रोल को इंजन में पहुंचाने का प्रयत्न किया। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आते ही जा रही थी। बस की जो गति थी, बस की जो चाल थी वो पहले से काफ़ी कम हो गई थी। और अब ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि ब्रेक फेल हो जाए या फिर स्टीयरिंग टूट जाए या और कुछ परेशानी आ जाए। तो आसपास जो भी चीज़ें दिख रही थी, लेखक को बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ये जो बस है वो इनसे टकरा ना जाए। तो जैसे कि सामने जो भी पेड़ आता था, लेखक को लगता कि कहीं ये बस उससे टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाता तो थोड़ी सांस में सांस आती, थोड़ा उन्हें आराम मिलता। लेकिन वहीं जब दूसरा पेड़ दिखता तो वो और घबरा जाते और देखते कि अरे कहीं बस इससे ना टकरा जाए। और फिर एक के बाद एक वो पेड़ों का इंतज़ार करते कि धीरे धीरे करके सारे पेड़ निकल जाए, ऐसा ना हो कि इससे टकरा जाए या दूसरे पेड़ से टकरा जाए। और पास ही जब उन्हें एक झील दिखाई दी तो झील को देख के लेखक को लगने लगा कि कहीं बस इसमें ही गोता न लगा दे, इन्हें उसमें डुबकी ना लगा दे, उसमें ना डूब जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग से, तरकीब का अर्थ है उपाय, क्षीण यानी कमज़ोर, ग्लानि का अर्थ होता है स्वयं पर शर्म महसूस करना, प्राणांत यानी प्राणों का अंत यानी मृत्यु, बियाबान यानी सुनसान जहाँ पे कोई न हो, अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रियाकर्म यानी मरने के बाद जब हम शव को जलाते हैं और जो क्रियाकर्म करते हैं उसे कहते हैं अंतिम क्रियाकर्म।
तो अब जब लेखक को हर एक पेड़ अपना दुश्मन नज़र आ रहा था, उसे लग रहा था कि यही हमारे शत्रु हैं, अगर पेड़ ना होते तो शायद हम बच जाते, पर बस की जो खस्ता हालत है उसमें कोई भरोसा नहीं। अगर ब्रेक फेल हो गया या स्टीयरिंग टूट गया तो ये बस से टकरा किसी भी पेड़ से टकराकर ये जो बस है उसका सत्यानाश हो जाएगा, या फिर झील में भी जो हमारी बस है वो डुबकी लगा सकती है, उसमें गिर सकती है। तभी अचानक ये सोच विचार चल ही रहा था, उधेड़ बुन लेखक के मन में चल ही रही थी कि अचानक फिर से जो बस है वो रुक गई। अब ड्राइवर ने तरह तरह के उपाय किए, उसे चलाने का प्रयत्न किया, बड़े प्रयत्न किए उसने उसे चलाने के, बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि विनय पूर्वक जो है जो बस है वो भी इस तरह के आंदोलन पे बैठ गई थी कि अब वो आगे नहीं बढ़ेगी। विनम्रता पूर्वक उसने कह दिया था कि मैं तो अब आगे नहीं जाना चाहती हूँ। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब जब बस के यात्री कहने लगे कि अरे भाई बस की हालत बहुत ख़राब थी, इसे चलाना ही नहीं चाहिए, इस तरह के विरोधाभास जब होने लगे, तब भी बस कंपनी के हिस्सेदार अपनी चीज़ को श्रेष्ठ ही मान रहे थे, अपनी बस को अच्छा ही मान रहे थे। और क्या कह रहे थे, अरे नहीं नहीं बस में कोई परेशानी नहीं है, ये तो संयोग की बात है, आज का दिन ही ख़राब है, कुछ ऐसा संयोग बना है कि ये बार बार परेशान करे, नहीं तो बस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस तो एकदम अच्छी है। क्षीण चांदनी यानी हल्की हल्की कमज़ोर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब चांदनी रात थी, चांद की जो रोशनी थी वो वृक्षों से छन के नीचे आ रही थी और उन वृक्षों की छाया में बस ऐसी बड़ी दयनीय दयालु स्थिति में वहाँ पे खड़ी हो गई। वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे देखकर जैसे वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई बूढ़ी औरत है जिससे अत्यधिक श्रम हो चुका है, जो भी उसकी उसमें सामर्थ्य था उसने अपना पूरा कार्य कर दिया था, अब वह आगे नहीं जा सकती थी, अब उसकी उम्र हो गई थी, उम्र ढल चुकी थी आगे और वो परिश्रम नहीं कर सकती थी। तो अब वो क्या है, जैसे बूढ़ी औरत का इसको मानवीकरण किया गया है बस के लिए कि वो थक के बैठ गई थी, अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि बस आगे चल सके। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें ग्लानि हो रही थी, हमें बुरा लग रहा था, हमें अपने आप पे ये हो रहा था कि हम इतनी बूढ़ी इस बस पर लद कर इस पर बैठ कर कैसे आ गए, है ना। एक तरह का व्यंग भी है और अपने आप को भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उन्हें बस की हालत दिख ही चुकी थी तो उन्हें भी बस पर सफ़र नहीं करना चाहिए। तो एक तरह का हमें भी संदेश है कि जब कोई हम अव्यवस्था देखते हैं तो हमें उसका भागीदारी न बनकर बल्कि उसके विरोध में क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी अगर ये बस या बूढ़ी जिसको कहा गया है यहाँ पे, तो अगर ये बस प्राणांत हो गया, मर गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे वृद्धा का रूप दिया गया है बस को, तो अगर ये वृद्धा मर गई यानी इसको कुछ हो गया तो क्या होगा कि जैसे कोई मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ती है, तो इस वीराने जंगल में ही क्या करना पड़ेगा, उस बस का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। एक तरह का हास्य यहाँ पे है और ये भी कहा गया है कि अब इस बस की चलने की कोई उम्मीद भी उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोशनी जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही
नहीं रही। शब्दार्थ देख लेते हैं। सुधारना यानी ठीक करना, चाल का अर्थ होता है गति, ज्योति का अर्थ है प्रकाश और रोशनी, टटोलना यानी ढूंढना या खोजना, उम्र का अर्थ है आयु, रेंगना यानी पेट के बल खिसकना। तो अब जो कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने फिर क्या किया, इंजन खोला और उसे कुछ ठीक करने का प्रयास किया और उनके प्रयासों में वो सफल रहे और बस फिर थोड़ी आगे बढ़ी और उसकी चाल पहले ही बहुत कम थी, अब और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब क्या समस्या आई कि जैसे तैसे इंजन को सुधार के बस आगे बढ़ी तो पहले तो उसकी चाल कम हो गई और फिर धीरे धीरे आगे की जो उसके लाइट थे, है ना, वो उनकी रोशनी भी कम हो गई और चांदनी में रास्ता टटोल कर, क्योंकि चांदनी रात थी, चांद की रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही थी और थोड़ी इस वृद्धा यानी इस बस की थोड़ी थोड़ी सी लाइट, आगे की हेडलाइट जिसे हम कहते हैं, उसमें रास्ता ढूंढते ढूंढते सरकते सरकते ने कम रोशनी में भी धीरे 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 बस चलने लगी। जब भी कोई आगे या पीछे से गाड़ी आती तो जो बस थी वो साइड में खड़ी हो जाती, किनारे पे खड़ी हो जाती और लगता कि वो ऐसा कह रही है कि नहीं, मैं अब होड़ नहीं कर सकती, अब मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, मेरी तो अब उम्र हो चली है, तुम ही आगे निकल जाओ। यानी वो बस की बिल्कुल भी स्थिति नहीं थी कि वो और आगे बढ़ती, इतनी कम चाल में भी डर के मारे जैसे ड्राइवर उसको क्या कर लेता था, किनारे से कर लेता था। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। थमना अर्थात रुकना, श्रद्धा अर्थात आदर या आस्था, जान हथेली पर लेकर चलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जान जोखिम में डालना, बलिदान यानी त्याग, क्रांतिकारी यानी क्रांति फैलाने वाला, उत्सर्ग यानी त्याग या बलिदान, दुर्लभ यानी अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तो अब जैसे ही बस थोड़ी आगे बढ़ी कि एक पुलिया जो थी छोटा पुल, तो पुलिया के ऊपर जाके एक टायर जो था उसका फिस हो गया ना, टायर बैठ गया और फिर बहुत ज़ोर से बस हिली और फिर से थम गई यानी फिर से रुक गई। और लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर उसमें थोड़ी भी स्पीड ज़्यादा होती या उसकी गति थोड़ी भी ज़्यादा होती तो वो सीधे नाले में गिर जाती और बस के साथ ही उसके यात्रियों का भी अंत हो जाता। परंतु अच्छा ही है कि बस की जो गति थी वो कम थी। एक तरह से हमें भी संदेश दिया गया है कि हमेशा क्या होना चाहिए, गाड़ी की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो एक नियंत्रित गति होनी चाहिए, तेज़ी से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। फिर जब ऐसा हुआ तब उन्होंने पहली बार कंपनी के जो हिस्सेदार थे उसको बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा, बड़ी आदर भावना उनके मन में जागृत हुई। क्यों हुई? क्यों? उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ पता है कि बस की हालत क्या है, टायर की हालत क्या है, इंजन की हालत क्या है, सीट की हालत क्या है, सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान को हथेली पे लेके चल रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपनी जान की और इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। तो त्याग की ऐसी भावना तो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। मतलब वो अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं और इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि इस व्यक्ति में जो त्याग की भावना है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। इतना त्याग और बलिदान की भावना तो किस में होती है? जो देश के
सोल्जर्स होते हैं, जो देश के सैनिक होते हैं, उनमें होती है कि वो अपने देश के लिए मर मिटते हैं। यहाँ ये बस के लिए इतना त्याग और बलिदान की भावना रख रहा है, तो ऐसी बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो कहाँ होना चाहिए था, देश की सीमा पर होना चाहिए था, और इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, जो लोगों में क्रांति फैलाए, जो ऐसा आंदोलन करे जिससे देश में नई जागृति आए। क्रांतिकारी आंदोलन का वो नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अर्थ देख लीजिए शब्दों के। देवता का अर्थ है ईश्वर, प्राण का अर्थ है जान, बाहें पसारना यानी स्वागत करने के लिए तैयार रहना। तो अब क्या बोल रहे हैं कि बस की गति तो कम थी, इसलिए वो नाले में तो नहीं गिरी, लेकिन अगर गिर पड़ती और सब मर जाते, जो भी यात्री उसमें बैठे थे, तो देवता यानी भगवान हाथ फैलाकर, बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते, उनका इंतज़ार करते, और क्या कहते कि देखो उस आदमी का इंतज़ार, जिसका हमें इंतज़ार था, जो इतना महान व्यक्ति है कि एक टायर के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन पैसा लगाने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, और एक टायर के लिए अपनी जान की उसने कुर्बानी दे दी। मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। तो एक बहुत बड़ा व्यंग यहाँ पे किया है कि सब कुछ जानते हुए भी खुद की जान तो हथेली पर लेकर चल ही रहे थे, लेकिन इतने लोगों की जान भी लेने के लिए उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, परंतु फिर भी वो ऐसी बस को चला रहे थे, बस थोड़ी सी लालच में, थोड़ा सा अर्थ के लालच में, पैसों के लालच में। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब जो ने टायर बदला भी तो एक घिसा हुआ टायर जो पहले से ही काफ़ी चल चुका था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बेताबी का अर्थ है बेचैनी या व्याकुलता। इत्मीनान से यानी निश्चिंत भाव से। प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान करना या मरना। तब वो क्या बोल रहे हैं कि एक टायर जो फिस हो गया था, उसकी जगह पे दूसरा टायर कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्होंने लगा दिया, और अब हम समझ गए थे कि अब तो हम कहीं भी, पन्ना तो समय से पहुंच ही नहीं पाएंगे। पन्ना क्या, अब हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, और हम पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, सीधे देवलोक पहुंचेंगे या सीधे भगवान के पास ही जाएंगे। अब तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पृथ्वी पर तो इस बस की अब कोई मंजिल नहीं है जहां ये पहुंच पाए, क्योंकि एक के बाद एक, और बस की हालत इतनी ख़राब थी, उसके बाद भी उसका हर एक पुर्जा जो था वो कहीं ना कहीं ख़राब होते चला जा रहा था, और बस कंपनी के हिस्सेदार को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। वो फिर भी यही मान रहे थे कि उनकी जो बस है उसकी हालत अभी भी अच्छी है। तो हमारी बेताबी ने जो लेखक और उनके जो मित्र थे, उनकी जो व्याकुलता थी कि हम घर कब पहुंचेंगे, अब क्या होगा, क्या हम बस में और कोई पुर्जा तो नहीं ख़राब होगा, ये सारी जो चिंताएं थी, उनका जो सारा तनाव यानी टेंशन जो था वो ख़त्म हो गया था, और अब वो बड़े निश्चिंत भाव से बैठ गए थे, जैसे वो घर पे बैठे हों। और अब उन्हें लगने लगा था कि अब तो हम घर पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वे हंसी मजाक करने लगे, बातें करने लगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पाठ था, जिससे लेखक ने लोगों में जागरूकता लाने का प्रयत्न किया है कि अगर हम हमारे आसपास कोई सामाजिक अर्थव्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं देखते हैं तो उनके प्रति हमें जागरूक होना है। जैसे बस की हालत उन्होंने बताई, तो बैठे नहीं रहना है, उस
अव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि हमें क्या करना है, उसके प्रति आवाज़ उठानी। जैसे सामाजिक अव्यवस्थाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाना अत्यंत आवश्यक है। अगर बस की हालत ख़राब है, अगर बस व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, सड़कों की हालत ख़राब है, अस्पतालों की हालत ख़राब है, स्कूलों की हालत ख़राब है, तो सिर्फ उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं का प्रयोग नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि उनको सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अव्यवस्थाओं से समझौता न करना, जैसे मैंने अभी कहा कि जो चीज़ें हैं उनका वैसे ही इस्तेमाल न करना, बल्कि उसको ही बोलते समझौता करना, जो है जैसा है उसी में हम काम चला लेते हैं। तो जो बड़े लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और फिर क्या होता है, दुर्घटनाएं होती हैं और सभी के सभी उसका क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, सभी को भुगतना पड़ता है। फिर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तो उन कर्तव्यों का हमें निर्वाह करना चाहिए। एक जो है अच्छे नागरिक का हमें फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। अब प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी, यानी उसमें कंपन जैसा होने लगा। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। एक छोटा सा गृह कार्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी है इस बारे में, थोड़ी आपको प्राप्त करनी है। और परियोजना कार्य है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द के दो अर्थ हैं। बचना यानी शेष यानी बाकी जो बचा है वो, और बचना यानी सुरक्षा, सुरक्षित रहना। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं जिसमें एक ही शब्द के दो बार आना चाहिए एक ही शब्द, और अर्थ भी अलग अलग हो, जैसे ऊपर उदाहरण आपको दिया है। तो जल का अर्थ होता है जल जाना और पानी, और हार का अर्थ होता है हारना और गले में पहनने वाला हार। तो आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें जल शब्द दो बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ हो। वैसे ही हार शब्द दोनों बार आना चाहिए एक ही वाक्य में, और दोनों बार उसका अर्थ जो है वो अलग होना चाहिए।